मैं हूं अनुज सिंघल और आप देख रहे हैं सीएनबीसी आवाज़ म्यूचुअल फंड शो। यूएस ईरान में होने वाली संभावित डील, कच्चे तेल की नरमी और अब तक आए अच्छे पहली तिमाही के नतीजों से बाजार खुश है। ऐसे में दिग्गज फंड मैनेजर क्या अप्रोच लेकर चल रहे हैं, क्या नया पैसा डाल रहे हैं या कैश रेज कर रहे हैं, और आम निवेशक क्या रणनीति बनाएं, इस बात को समझते हैं। हमारे साथ आज खास मेहमान जुड़े हैं आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में 361 के प्रेसिडेंट और फंड मैनेजर इक्विटी मयूर पटेल। मयूर जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज़ में। पहला सवाल आपसे मार्केट को लेकर कि इस समय एज अ फंड मैनेजर आप क्या रणनीति अपना रहे हैं? क्या जो एडिशनल पैसा आपको आ रहा है उसे आप डिप्लॉय कर रहे हैं या अभी थोड़ा सा वेट एंड वॉच मोड में है? नमस्कार अनुज। इस समय मेरा मार्केट के बारे में काफी बुलिश व्यू है। सो क्लियरली हम कैश पे नहीं बैठे हैं एंड द ओवरऑल पूरी पोजिशनिंग जो है वो काफी बुलिश स्टैंड से बनाई हुई है। मेरे दो अहम कॉल्स है। पहला, रुपया स्टेबलाइज होगा और जैसे जैसे रुपये में स्ट्रेंथ दिखेगी वैसे वैसे भारतीय मार्केट में फॉरेन इनफ्लोज की बढ़ोतरी तेजी से होगी। दूसरा, कॉर्पोरेट अर्निंग साइकिल में एक अच्छी अपग्रेड साइकिल देखने मिलेगी, खास तौर पर ब्रॉडर 500 कंपनियों के यूनिवर्स में मजबूत अर्निंग साइकिल देखने मिलेगी। तो निकट भविष्य में सबसे महत्वपूर्ण कैटलिस्ट एफसीएनआरबी से आती हुई लिक्विडिटी सर्ज है। और हमारा ये मानना है कि पश्चिम एशिया का कॉन्फ्लिक्ट बहुत ही जल्द थमेगा और तेल का भाव करीबन $70 के आसपास स्थिर होगा। इसकी वजह से भारत में कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, सीवी साइकिल और प्राइवेट केपेक्स में तेजी होने की बहुत अच्छी शक्यता है। और आप अगर वैल्यूएशन देखें तो इस समय निफ्टी का वैल्यूएशन करीबन 3 गुना प्राइस टू बुक पे है, जो कि उसके 20 साल के मीडियन के नीचे है। तो ये काफी अट्रैक्टिव जोन पे है। तो अगर आप इन सब पॉइंट्स को मिलाकर अगर देखें तो ऐसा महसूस होता है कि एक सस्टेन्ड रैली का माहौल बन सकता है। तो हमारे पोर्टफोलियोज भी यही पॉइंट्स को मद्दे रखते हुए बनाए गए हैं। ये इंटरेस्टिंग चीज़ कही आपने। आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं रुपये में स्ट्रेंथ होगी, अर्निंग्स अच्छी रही हैं, एक सस्टेनेबल रैली होगी। तो इस समय आपका पोर्टफोलियो का टिल्ट क्या ज़्यादा डोमेस्टिक इकोनॉमी से जुड़े हुए स्टॉक्स में होगा फिर? बिल्कुल। हम इंडस्ट्रियल, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, फाइनेंशियल्स और टेलीकॉम्स क्षेत्र पर पॉजिटिव है। अगर आप देखिए, भारत के अगले दशक की ग्रोथ स्टोरी मैन्युफैक्चरिंग है। तो मेक इन इंडिया अच्छी से प्रोग्रेस हो रही है। अगला पड़ाव डिजाइन इन इंडिया होगा। तो इस मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ स्टोरी को प्ले करने के लिए हमें रिन्यूएबल्स, पावर टी&डी, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा डेटा सेंटर में जो इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरर्स है वो पसंद है। और कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में हमारा ये मानना है कि अगले कुछ साल एक सिक्लिकल तेजी आएगी। हमें प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज भी पसंद है, क्योंकि बढ़ती लिक्विडिटी और स्थिर एसेट क्वालिटी के बीच क्रेडिट ग्रोथ बहुत जोर से पिकअप होगी। प्राइवेट बैंक्स और एनबीएफसीज आपको पसंद है आपने कहा, लेकिन प्राइवेट बैंक्स में समहाउ जो सबसे बड़े प्लेयर्स हैं उनमें रैली आती ही नहीं है, ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, आपका सवाल एकदम सही है। प्राइवेट बैंक्स में एक सस्टेन्ड रैली नहीं आई है, क्योंकि पिछले 1 या 2 साल में उनमें जो मुनाफा है, प्रॉफिट लेवल पे अच्छी ग्रोथ नहीं आई, क्योंकि क्रेडिट ग्रोथ बीच में करीबन गिर के 9% तक आ गया था। और इसमें जब रेट कट साइकिल शुरू हुई तो इन सब बैंक्स में मार्जिन प्रेशर भी आ गए थे। सो इन सब पॉइंट्स को मिला के ओवरऑल जो मुनाफे के लेवल पे ग्रोथ बहुत ही म्यूटेड थी। लेकिन अगर आप भविष्य में देखें, यहाँ से वैल्यूएशंस भी अच्छा है इन प्राइवेट बैंक्स का, और मार्जिन प्रेशर भी समाप्त होने आया है, और क्रेडिट ग्रोथ 9% से करीबन 16-17% आ गए। तो जिस तरह लिक्विडिटी सर्ज हो रही है एफसीएनआरबी से, तो उससे क्या होगा कि डिपॉजिट ग्रोथ भी उनकी अच्छी हो जाएगी। तो इन सब पॉइंट्स को मिलाकर अगर देखें
तो हमें वो क्या कहते हैं, गाड़ी में जो रियर व्यू मिरर है वो देख के परेशान नहीं होना है, हमें भविष्य की तरफ देख के सही रिस्क रिवॉर्ड में इन्वेस्ट करना है। अच्छा, आईटी पर आपका क्या व्यू है? आई एम अज्यूमिंग क्योंकि आपने आईटी की बात नहीं की और आप डॉलर रुपी में स्ट्रेंथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, रुपी में रादर, तो क्या आईटी पर अभी भी अंडरवेट हैं आप? अनुज, हम काफी समय से आईटी पे अंडरवेट है। और मेरा ये मानना है कि भारतीय आईटी सर्विसेज कंपनियों को बहुत अर्जेंट बेसिस पे अपने बिजनेस मॉडल्स को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। तभी ये एआई स्टोरी जो अभी डिसरप्शन बन के आई है उसको कन्वर्ट करके अपॉर्चुनिटी में बना सकते हैं। तो एआई की स्टोरी अगर हम लेयर्स में कट करने की कोशिश करें तो सबसे ऊपर वाला लेयर है एप्लीकेशन इंटीग्रेशन का, बीच वाला लेयर है लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स का, और सबसे बॉटम वाला लेयर है हार्डवेयर का। तो हार्डवेयर में ग्रोथ स्टोरी चालू हो गई है, डेटा सेंटर की ग्रोथ स्टोरी बहुत अच्छी तरह शुरू हो रही है और वो बहुत मजबूत तरीके से आगे बढ़ेगी। पर इंडियन आईटी सर्विसेज का रोल सबसे ऊपर वाले लेयर में, अगर उन्होंने अपने बिजनेस मॉडल्स ठीक से ट्रांसफॉर्म किए, नई कैपेबिलिटीज अक्वायर की, तभी ये ऊपर के जो लेयर है, जो इंटीग्रेशन लेयर है, उसका फायदा उठा पाएंगे। तो ये तो हमें देखना पड़ेगा कि कितनी जल्दी इन कंपनियों में ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। पर अभी फिलहाल हम आईटी सेक्टर पे अंडरवेट है। ओके। अच्छा, एक क्योंकि आप एक फ्लेक्सी कैप फंड भी मैनेज करते हैं, ये इस समय बताएं कि फ्लेक्सी कैप फंड्स क्या मार्केट के लिए, इन्वेस्टर्स के लिए इस समय एक सही ऑप्शन होगा? और इसमें क्या एक डिफरेंशियल है जो एक रिटेल इन्वेस्टर इस पर फोकस करे बजाय कि मिड कैप या स्मॉल कैप फंड के? देखिए, बाजार में रिस्क रिवॉर्ड चाहे मार्केट कैप के लेयर्स में हो, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल कैप, या चाहे क्षेत्रों में हो, द रिस्क रिवॉर्ड मार्केट में चेंज होते रहते हैं। कभी लार्ज कैप्स में कभी लार्ज कैप्स में आकर्षक रिस्क रिवॉर्ड दिखते हैं, तो कभी मिड कैप्स में, कभी स्मॉल कैप्स में। ऐसे ही क्षेत्रों में भी अलग अलग टाइम में अलग अलग क्षेत्र आकर्षक लगते हैं। सो इसमें जो निवेशक है वो अगर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी अगर दे फंड मैनेजर को, तो फंड मैनेजर अपने प्रोसेस और अपने रिसर्च के बेसिस पे उन्हें जहां पर सबसे आकर्षक रिस्क रिवॉर्ड दिखता है, चाहे वो लार्ज कैप हो, मिड कैप हो या स्मॉल कैप हो, वो सबसे बेस्ट रिस्क रिवॉर्ड वाले एरिया में निवेश कर सकते हैं। तो फ्लेक्सी कैप फंड आप फंड मैनेजर को पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देती है कि आपको कहीं पर बंद के लार्ज कैप में ही इन्वेस्ट करना है या स्मॉल कैप में ही करना है, ऐसा नहीं है। तो आज के डेट में लार्ज कैप्स वैल्यू में है बट वहां ग्रोथ की प्रॉब्लम है। स्मॉल कैप्स में हाई ग्रोथ है और वैल्यूएशन भी अभी अच्छा है 2 साल की मंदी के बाद। मिड कैप्स अभी एक्सपेंसिव है। तो इस तरह की रणनीति फंड मैनेजर कर सकते हैं जहां पर निवेशों का सबसे ज्यादा फायदा हो सके। तो फ्लेक्सी कैप जैसे नाम है, ये पूरी फ्लेक्सिबिलिटी देती है फंड मैनेजर्स को कि जहां सबसे ज्यादा अल्फा दिखता है वहीं पर आप निवेश कीजिए। ओके, फेयर इनफ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मयूर जी, और अपना समय देने के लिए। एक काम करते हैं, इस शो में एक ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे विजय मंत्री फाइनेंशियल के सीईओ और फाउंडर विजय मंत्री। इनसे बात होगी दो अहम टॉपिक्स पर। क्या रेगुलर इनकम के लिए रीट्स प्लस इन्वेस्ट की तरफ देखा जा सकता है, और एसआईपी की तो हम सब बात करते हैं, लेकिन एसडब्ल्यूपी ये कैसे आपका रिटायरमेंट आसान कर सकता है, ये बस कुछ ही देर में। एक बार फिर स्वागत है आपका म्यूचुअल फंड शो में। अगर आप कम जोखिम लेने वाले निवेशक हैं और अपना पैसा सिर्फ फिक्स डिपॉजिट में रखते हैं, तो आज का शो आपके लिए है। क्योंकि क्या फिक्स डिपॉजिट से बेहतर नियमित आय का कोई और विकल्प है? अगर हाँ, तो ये विकल्प क्या है और उनमें कितना जोखिम और कितना रिटर्न मिल सकता है, इन पर बात करेंगे। और इसके अलावा एसडब्ल्यूपी यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान्स, इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ विजय मंत्री फाइनेंशियल के सीईओ और फाउंडर विजय मंत्री मौजूद हैं। विजय जी नमस्कार। पहले बात करते हैं रीट्स और इन्वेट्स की, क्योंकि अभी रिसेंटली लोकसभा में भी फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बिल लाए उसमें इसकी बात हुई थी। तो ये रीट्स और इन्वेट्स, पहली बात तो जो नए इन्वेस्टर्स हैं वो जानना चाहेंगे कि ये हैं क्या,
और इनको हम एफडीज या डेट फंड के साथ कैसे कंपेयर करें? तनुज जी, धन्यवाद। स्वागत आप सभी के आपके टीवी चैनल के व्यूअर्स का। रियली ऑनर कि आपके इतने प्रेस्टिजियस शो पे आपने मुझे बुलाया। तो जैसे अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, तो आप उनको पैसा लेंड करते हो और वो ऑर्गेनाइजेशन पैसे को लेके अपने बिजनेस एंटरप्राइज में लगाती है, या बैंक एनबीएफसी दूसरे को लेंड करती है। रीट्स इनविट्स के अंदर क्या होता है कि आपको जो रीट्स इनविट्स पैसा लेता है वो असेट में लगाता है। ऑफिस, प्रीमियर ऑफिस प्रॉपर्टी हो गई, वेयर हाउस हो गया, रोड्स हो गए हैं, टीवी टावर्स हो गए हैं, इन जगह गैस पाइपलाइन होगी जहां से आप पैसा खर्च कर रहे हैं। जैसे आपके घर में टीवी, आपके घर में मोबाइल का नेटवर्क आ रहा है तो टावर के थ्रू आ रहा है, आपके घर में गैस आ रही है वो किसी पाइपलाइन के थ्रू आ रही है, तो इनके ऊपर चार्जेस देना पड़ता है। और वो रीट्स और इन्वेट्स इन असेट्स को ऑन करते हैं और वहां से रेंटल इनकम आती है। तो एफडी की तरह यहाँ पे रेंटल इनकम आती है। लेकिन दूसरा बहुत बड़ा फायदा यहाँ पे ये है कि आप उन असेट को खाली लैंड नहीं कर रहे हो, रीट्स और इन्वेट्स के थ्रू आप उनको ओन भी कर रहे हो। जैसे अगर सिंपल इलस्ट्रेशन, मुंबई पुणे हाईवे है, ये इनविट के अंदर है। तो जो इनविट इसको ओन करता, पूरे हाईवे को ओन करता, ऑपरेट करता है, और जो टोल का पैसा आता है वो कमाई होती है। तो आप असेट ओन भी करते हो कुछ डिकेड्स के लिए, और उसके ऊपर जो टोल आता है उसकी कमाई भी होती है, और वो कमाई रीट्स और इन्वेट्स के इन्वेस्टर को दी जाती है। तो एफडी की तरह यहाँ पे आपको यील्ड मिलता है। उसके अलावा आपकी ओनरशिप उन असेट में होती है। तो ओनरशिप के अंदर अगर आप कुछ अप्रिसिएशन हुआ तो उस अप्रिसिएशन का फायदा भी आपको मिलता है। तो पूरा का पूरा असेट बैक्ड होता है। तो ये मेरे हिसाब से असेट का ओनरशिप भी है, और मार्केट के मुकाबले इसका बीटा खाली 20 बेसिस पॉइंट है, 20% है। तो मार्केट के मुकाबले बहुत कम रिस्की है। असेट पीछे आपको बैकिंग मिलती है, रेगुलर इनकम मिलता है, और हमको लगता है कि आने वाले पीरियड के अंदर रिप्लेसमेंट ऑफ एफडी हो सकता है, क्योंकि म्यूचुअल फंड रूट के थ्रू आजकल फंड आ गए हैं जहां 2 साल के ऊपर अगर आपका इन्वेस्टिंग होराइजन है तो आपको टैक्स 12.5% ही लगता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की तरह। ओके, तो इसमें क्या की रिस्क होते हैं? हालांकि आपने कहा कि इसमें रिस्क काफ़ी कम है और बीटा काफ़ी लो है, लेकिन फिर भी रिस्क क्या होते हैं जो इन्वेस्टर्स को देखने चाहिए इन्वेस्ट करने से पहले? तो रिस्क देखिए, रीट्स के अंदर तो सबसे बड़ा रिस्क है ऑक्यूपेंसी लेवल। अगर ऑक्यूपेंसी लेवल गिरेगा कोई भी ऑफिशियल प्रॉपर्टी के अंदर तो डेफिनेटली आपको रेंटल अपना उतना कम हो जाता है। लेकिन जो रीट्स के रेगुलेशन है, बहुत ही टाइट रेगुलेशन, आप अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी नहीं ले सकते। 80% आपकी फुली कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी होनी चाहिए, और वो लगी भी होनी चाहिए रेंट पे। और रीट्स और इन्वेस्ट आपको हर 90 डेज में डिस्क्लोजर देते हैं, आपको बताते हैं कि कितनी प्रॉपर्टी ऑक्यूपेंसी पर्टिकुलर बिल्डिंग में क्या है। फॉर इंस्टेंट, अगर आप बीकेसी में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स देखो तो वहां की ऑक्यूपेंसी क्या वो डिस्क्लोज करते हैं। तो इन्वेस्टर इन चीजों को पढ़ सकता है, मालूम कर सकता है, और आपको ऑक्यूपेंसी ट्रेंड भी मालूम पड़ता है कि बीकेसी में 3 साल पहले 70% ऑक्यूपेंसी दिस बिल्डिंग में, अभी 80 हो गया, अभी 90% हो गया। और ये काम सारा का सारा एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर करता है। तो सबसे बड़ा रिस्क इसके अंदर है, अगर ऑक्यूपेंसी नीचे आए तो तकलीफ है। दूसरा, रीट्स के अंदर थोड़ा बहुत रिस्क हो सकता है कि गवर्नमेंट रेगुलेशन, जैसे हम मुंबई पुणे हाईवे का एक इलस्ट्रेशन लिए, सपोज कोविड जैसा प्रॉब्लम आया तो फिर ट्रैफिक भी नहीं होगा। तो उस पीरियड में गवर्नमेंट क्या करती है कि आपका जो पीरियड होता है टोल कलेक्शन का, वो 30 साल की जगह 32, 33, 35 साल कर देती है। इफेक्टिवली आपको प्रोटेक्शन मिल जाता है। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज इनके अंदर क्या है कि रीट्स और इन्वेट्स के अंदर जो आपको रेंटल यील्ड मिलता है, ये इन्फ्लेशन के साथ साथ बढ़ता रहता है, क्योंकि इनके अंदर एस्केलेशन भी आता है हर 3 साल के अंदर। ओके, अच्छा, तो कितना एलोकेशन रीट और इन्वेट में रखें, और मतलब किसके लिए सबसे बेटर है? मतलब क्या एक इसमें एक क्राइटेरिया है कि एक लेस एग्रेसिव इन्वेस्टर इतना परसेंट रखे, ज़्यादा एग्रेसिव इतना परसेंट रखे, या एज के हिसाब से कोई क्राइटेरिया है? पोर्टफोलियो में कितना रखें रीट? देखिए, मेरे हिसाब से जो भी पैसा आपको मिनिमम 3 साल के लिए नहीं चाहिए, तो 3 साल अगर आप पैसा रखोगे इस फंड में, ऐसे कैटेगरीज में, तो आपको बैंक एफडी से 2 से 3% टैक्स एफिशिएंट तरीके से आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। कोई गारंटी नहीं है, लेकिन प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। तो आपको जो पैसा मिनिमम 3 साल तक टच नहीं करना है वो पैसा डालें,
और इफेक्टिवली कोई भी पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट होता है तो 4 तरह की एसेट कैटेगरी उसके अंदर रहती है। इक्विटी होता है, डेट होता है, प्रेशियस मेटल होता है और रियल एस्टेट एक्सपोजर होता है। आज जो भी इंडिया में रियल एस्टेट एक्सपोजर है लोगों का जनरली लो यील्डिंग रेसिडेंशियल प्रॉपर्टीज में, लैंड बिल्डिंग्स में है। उसको अगर आप निकाल दें, अपने घर को निकाल दें, तो मेरे हिसाब से 15 से 20% आपके पोर्टफोलियो का, एक्टिव पोर्टफोलियो का इन कैटेगरी में धीरे धीरे जा सकता है। लेकिन एक साथ पैसा नहीं डालें। ये कैटेगरी अभी फंड के थ्रू ओपन हुई है। थोड़ा थोड़ा पैसा डालें, एक्सपीरियंस ले, इसके न्यूएंसेस समझे और जब आप कंफर्टेबल हो जाएं तो फिर ज्यादा पैसा इसके अंदर आप डाल सकते हैं। ओके। चलिए, तो ये तो बात हो गई रीट्स और इनविट्स की। अब आते हैं आज के हमारे दूसरे टॉपिक पर। एसआईपी की तो हम सब बात करते हैं, लेकिन एसडब्ल्यूपी की बात बहुत कम होती है। सबसे पहले तो ये बताएं, ये सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान होता क्या है और कैसे काम करता है? ये बिल्कुल एसआईपी का रिवर्स होता है। आपका जब एक्यूमुलेशन फेस होता है, जब कमाई का दौर होता है, तो आप एसआईपी करके अपना कॉर्पस बढ़ाते हैं और जब रिटायरमेंट के दौर में आते हैं तो आपको हर महीने कुछ ना कुछ निकालना होता है। तो एसडब्ल्यूपी, सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, म्यूचुअल फंड का एक प्रोडक्ट है, उसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। लेकिन एक्सडब्ल्यूपी से भी ज्यादा टैक्स एफिशिएंट तरीका है डिविडेंड प्लान और म्यूचुअल फंड। अगर आपकी अर्निंग कुछ भी नहीं, जैसे रिटायरमेंट के बाद आपका अर्निंग कुछ भी नहीं है, एसडब्ल्यूपी के अंदर तो क्या है कि 4 लाख के ऊपर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होते हैं, आपका टैक्स इंसिडेंट हो जाता है। लेकिन डिविडेंड ऑप्शन के अंदर 12 लाख रुपए तक अगर आपकी कोई इनकम नहीं है, तो 12 लाख के नीचे तक आपका डिविडेंड है, तो वो डेट की तरह ट्रीट किया जाता है और आपको उस पर टैक्स लगता नहीं है। तो आप 1.5 से 2.25 करोड़ रुपए ऐसे फंड में डाल सकते हैं। दूसरा, एक बहुत इंटरेस्टिंग फ्लेक्सिबिलिटी जो एसडब्ल्यूपी के थ्रू मिलती है, वो कहीं नहीं मिलती है। जनरली लोग रेगुलर इनकम लेते हैं रियल एस्टेट से, टैक्स फ्री बॉन्ड से या बैंक एफडी से या इंश्योरेंस प्लान से। वहां आपको एक फिक्स पैसा मिलता है एक फिक्स तारीख को। म्यूचुअल फंड की एसडब्ल्यू का एडवांटेज क्या है कि सपोज आपको 50,000 रुपए चाहिए, तो आप 10,000 रुपए 1 तारीख को ले लें, 10,000 रुपए 10 तारीख को ले लें, 10,000 रुपए 15 तारीख को ले लें, 10,000 रुपए 20, 10,000 रुपए 25 तारीख को ले लें। आप ये भी कर सकते हैं, काफी इन्वेस्टर आते हैं कि मुझे 1 लाख रुपए हर महीने चाहिए। उनको पता नहीं होता क्यों 1 लाख रुपए महीने चाहिए। हम उनको बोलते हैं आप 50,000 रुपए का एसडब्ल्यू करिए और बाकी 50,000 रुपए जब आपको जरूरत पड़े तो 50 के आप ज्यादा भी 2-3 लाख रुपए भी निकाल सकते हैं। तो जो कैश फ्लो की आपको एफिशिएंसी मिलती है, जो और किसी प्रोडक्ट के अंदर नहीं मिलती है, और हमने देखा, हमने स्टडी की है पिछले 5, 10, 15, 20, 25 सालों की इंडियन इक्विटी मार्केट के अंदर कि अगर आप बकेट स्ट्रेटेजी के थ्रू इन्वेस्ट करते हैं तो एफडी के मुकाबले हिस्टोरिकली आपका बहुत ज्यादा पैसा बना है। और दूसरा, एसडब्ल्यूपी के एडवांटेज और ये है कि आप एसडब्ल्यूपी की जो अमाउंट फिक्स करते हो उसको हर साल इन्फ्लेशन के बेसिस पे या 6 या 7% आप बढ़ा भी सकते हो। जैसे आपने 50,000 रुपए पर मंथ लिया, अगले साल इसको 50,000 रुपए प्लस 6% या 7% कर सकते हो। और अगर आपका ढंग का बकेट स्ट्रेटेजी के थ्रू इन्वेस्ट किया हुआ पोर्टफोलियो है तो आपको रेगुलर इनकम देता है, इन्फ्लेशन एडजस्टेड, और उसके अलावा आपका पोटेंशियल कॉर्पोरेट, आपका पोर्टफोलियो भी ग्रो हो सकता है। इसमें ना मेरा एक सवाल है कि अब जैसे मार्केट गिरती है तो हम एसआईपी कहते हैं कि कई लोग एसआईपी बढ़ा देते हैं, मार्केट गिरती है तो इस केस में अगर मान लो मार्केट गिरती है तो क्या एसडब्ल्यूपी अपना कम करना चाहिए, क्योंकि वरना फिर वो एकदम से आपकी ज़्यादा यूनिट निकल जाएंगी अगर मार्केट गिरेगा तो? एकदम अनुज जी, बहुत ये मतलब ये सवाल कोई मतलब जब तक आदमी को मार्केट की डीप समझ नहीं पूछ नहीं सकता। तो आपको कॉम्प्लीमेंट देता हूँ। तो आपका बहुत सही सवाल है, क्योंकि बिल्कुल एसआईपी का एसडब्ल्यू एकदम उल्टा है। खराब मार्केट में एसआईपी में ज्यादा यूनिट आते हैं, एसडब्ल्यू में ज्यादा यूनिट जाते हैं। तो इसलिए रिकमेंड करना चाहिए इन्वेस्टर को बकेट स्ट्रेटेजी कि शुरू के 1 से 3 साल अपना पैसा लो ड्यूरेशन फंड के अंदर रखें, 3 से 5 साल वाला बैलेंस एडवांटेज फंड में रखें, 5 से 7 वाला अग्रेसिव हाइब्रिड फंड में रखें, और 7 साल के ऊपर का पैसा है खाली इक्विटी म्यूचुअल फंड में रखें। और 7 साल के पीरियड में आपकी सारी वॉलेट, क्योंकि 7 साल तक इक्विटी वाला पैसा आप टच नहीं कर रहे हो, 5 साल तक आपका अग्रेसिव हाइब्रिड वाला पैसा टच नहीं कर रहे हो, तो उस पीरियड में जो वॉलेटिलिटी होती है ओवरऑल सारी खत्म हो जाती है और आप धीरे धीरे पैसा निकाल रहे हो, एक साथ पैसा नहीं निकाल रहे हो। तो 5-7 साल तक भी अगर लंबा खराब दौर रहा तो हो सकता है 1-2 साल और रहे, लेकिन उसके बाद आपका पोर्टफोलियो इमीडिएटली वापस बाउंस करता है। तो हमने ये टेस्टिंग की है खराब से खराब मार्केट के अंदर। अगर आपने आपका जो विड्रॉल टाइम पीरियड है उसके बेसिस पे आपने फंड सेलेक्ट किया तो स्ट्रेटेजी काफी अच्छा काम करती है, बजाय कि ब्लाइंडली आपने बोला कि मेरे को बैप बैलेंस एडवांटेज फंड से इक्विटी से पैसा निकालना है। तो आपकी बात जो बोली एकदम सही साबित हो सकती है।
बिल्कुल। चलिए विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड थैंक्स फॉर योर नाइस वर्ड्स। इस नोट पर CNBC आवाज़ म्यूचुअल फंड शो में आज इतना ही। अगले हफ्ते एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। अभी के लिए आप जुड़े रहें CNBC आवाज़ के साथ।